हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों, आज जो है अपन पाँचवें भाग में व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत कक्षा 11वीं के लिए है सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर और पब्लिक इंटरप्रेस, है ना, प्रेसेस। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रम की भूमिका। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले किसी भी राष्ट्र का यह कर्तव्य कि वह पहला अपने राष्ट्र की सीमा की रक्षा करे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, है ना। दूसरा, अपने राष्ट्र की जनता के हितों की रक्षा करे। तीसरा, अपने राष्ट्र की जनता के लिए जन कल्याण कार्य करे। और चौथा दिया जो है, राष्ट्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र विकास व आर्थिक विकास का कार्य करें। ठीक है बच्चों, अगला देखेंगे कि किसी देश के उपयुक्त जो है कर्तव्यों के कारण सरकार की यह मजबूरी हो जाती है कि वह विशिष्ट कार्य क्षेत्रों को अन्य किसी निजी क्षेत्र को ना देकर अपने पास ही रखे। मतलब ऐसे क्षेत्र से भला ही सरकार को बहुत काम करना पड़े, जैसे शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्रतिभूति आदि। इन सब कार्यों का उपक्रमों को यदि सार्वजनिक क्षेत्र के स्थान पर निजी क्षेत्र को पूर्णतः दे दिया जाए तो देश की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसका मतलब ये बोला है, सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में दिया जाता है, इसका बुरा प्रभाव पड़। इन सब कारणों से राष्ट्र के कुछ उपक्रम जो सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का औचित्य क्या है, इसके निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं, इसमें बताया गया सार्वजनिक क्षेत्र की परंपरागत भूमिका, है ना, ट्रेडिशनल रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत पहला है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना इसका प्रमुख उद्देश्य है ना। सोवियत रूस का आर्थिक विकास सार्वजनिक उपक्रम की सफलता का उदाहरण है अपन, है बच्चों। अगला देखेंगे जो है दूसरा नंबर, विशिष्ट एवं भारी उद्योग। मतलब विशिष्ट एवं भारी उद्योग जिसमें निजी क्षेत्र प्रवेश करना नहीं चाहते हैं, वहाँ सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना करना होता है। अगला देखेंगे मतलब प्रतिरक्षा उद्योग। देश की प्रतिरक्षा से संबंधित उद्योग निसंदेह सरकार के अधीन होना आवश्यक है। चौथा देखेंगे एकाधिकार पर नियंत्रण। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार से निजी क्षेत्र के एकाधिकार पर नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर उसका स्वामित्व रहता है कि अधिकार का, है ना। निजी क्षेत्रों को जनता के हितों के लिए विवश किया जा सकता है जो सरकार द्वारा। अगला है प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में प्राकृतिक साधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग होता है, जबकि निजी क्षेत्र में अधिक लाभार्जन के लिए इस ओर ध्यान नहीं दिया जाता बच्चों। अगला छठवां, आधारभूत सेवाएं प्रदान करना। मतलब आधारभूत सेवाओं का क्षेत्र जो है सरकार के अधीन हो, ताकि जनता की अधिक से अधिक सेवा हो सके। इस कार्य की निजी क्षेत्रों से अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि निजी जो है स्वयं का रहता है बच्चों, यहाँ पर सार्वजनिक सभी के लिए होता है, सरकार के द्वारा होता है ना। अगला देखेंगे नियोजन हेतु वित्त व्यवस्था। मतलब आर्थिक नियोजन में सहयोग प्रदान करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम की स्थापना आवश्यक है। आवश्यक जो है आर्थिक विकास का लक्ष्य सार्वजनिक सहयोग होना आवश्यक है, मतलब अनिवार्य है। आदर्श नियोक्ता। मतलब सरकार आदर्श नियोक्ता होती है। मतलब सरकारी उपक्रमों में लोगों को रोजगार प्राप्त होता है जो निजी क्षेत्रों के रोजगार से अधिक सुरक्षित होते हैं। नौवां है बच्चों यहाँ पर क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना। मतलब एक अतिरिक्त धन का पुनः वितरण, संतुलित अर्ध विकास, अपेक्षित क्षेत्रों का विकास, विदेशी सहायता का समुचित उद्देश्य, प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, पूंजी निर्माण में वृद्धि आदि राजकीय उपक्रमों के अनेक उद्देश्य हैं। सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर सकती है। अब अगला देखेंगे बच्चों पर सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका, है ना, चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें बताया गया बच्चे, हाल के वर्षों में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है आपका, जिनका 1948 से 1990 तक अवधि में व्यापक विस्तार विकास हुआ, अब संकुचन पथ पर है। अब यह सोचा जाने लगा कि सरकार का कार्य देश को सुशासित करना तथा वाणिज्य और औद्योगिक उपक्रमों में सक्रिय रूप से लगने की अपेक्षा देश को कुशल राजनीतिक प्रशासन तथा देश की प्रभावी आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से अवसत, है ना, करना। सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका निम्न प्रवृत्तियों से स्पष्ट झलकती है। पहला है देखो, औद्योगिक नीति। 1956 में द्रुत औद्योगिक विकास हेतु भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका पर विशेष महत्व दिया गया।
और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को पूर्ण रूप से आरक्षित कर दिया गया। औद्योगिक नीति जो 1991 तक की अवधि में इन उद्योगों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र के उद्यमों को लाइसेंस नहीं दिया गया और इसलिए ये 17 उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किया गया जो है ना। तो आगे देखेंगे औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित इन 17 उद्योगों की सूची को हटाकर जो है 8 कर दिया गया और 1993 में और 5 उद्योगों का कम कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए केवल 3 उद्योग ही आरक्षित है और ये है पहला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा रेल परिवहन जो अभी सरकार के द्वारा चलाया जाता है बच्चों पे, चौथा जो दिया गया आपका दिया है इसमें, तीसरा दिया है आयुध एवं गोला बारूद जो है आर्म एंड है ना एटोमिनेशन के अंतर्गत, तथा रक्षा उपकरण एवं रक्षा जो है एयरक्राफ्ट तथा युद्धपोत आदि संबंधित मदे हैं। अब तो निजी क्षेत्र रक्षा उत्पादन को भी सरकार के विनियमन के अधीन कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो सार्वजनिक क्षेत्र निवेश को प्राथमिक क्षेत्रों तक ही प्रतिबंधित कर दिया गया है, जैसा रक्षा, उच्च प्रौद्योगिकी तथा आवश्यक ढांचा उद्योग होता है। तीसरा देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के निर्देश बोर्ड को व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई है ताकि वे अधिक कुशल तथा प्रतिस्पर्धा बन सके। पांचवा दिया है सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन सुधार पर अधिक जोर दिया जाता है। सरकार ने बोध ज्ञापन प्रणाली सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग प्रारंभ किया जो OMU के प्रारंभ किए है ना। इसके अंदर सरकार सार्वजनिक उपक्रम के प्रबंधन के लिए निष्पादन लक्ष्य निर्धारित कर देती है तथा प्रबंधन को परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए व्यापक स्वतंत्रता देती है जो है ना। अगला देखेंगे 5वां नंबर जो सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाता है ताकि उनके लिए अधिक साधन जुटा सके। मतलब इसका बोला गया ध्यान रखेंगे सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाता है ताकि प्रबंधकों को निजी क्षेत्र को सौंपा जा सके। निजीकरण सार्वजनिक उपक्रमों के अवशेष के निवेश के माध्यम से किया जा रहा है। उदाहरण के सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड BSNL को 25% अंशों को टाटा समूह को बेच दिया है। जैसे भी हम वहाँ पर देख रहे हैं बच्चों गवर्नमेंट जो है अभी सरकार पहले जो है बिजली का जो है किया जाता था सरकार द्वारा, लेकिन अभी जो है प्राइवेट सेक्टर में जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। तो उदारीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में निम्न सुधार किया गया। पहला है समस्त गैर सामरिक महत्व के सार्वजनिक उपक्रमों की सरकारी क्षमता जो है गवर्नमेंट इक्विटी को 25% तक या उससे भी कम तक यदि आवश्यक हो तो लाना है। नंबर देखेंगे संभावित जीवन क्षम जो है सार्वजनिक उपक्रम की पुनः संरचना करना तथा पुनर्जीवित करना जो खराब हो गए बंद हो गए उसको ना। बीमार चौथा जो तीसरा नंबर बीमार सार्वजनिक उपक्रम जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता को बंद कर दिया। उसको जो इसको हम उपयोग में नहीं ला सकते उसको ऑलरेडी बंद कर दिया गया। नंबर सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी के हितों की सुरक्षा करना। ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे अंशों का विनिवेश। तो अंशों का जो है विनिवेश को जो है डिसइन्वेस्टमेंट्स और शेयर। तो भारत में निजीकरण कार्यक्रम का प्रमुख मोर्चा कुछ चुनिंदा सार्वजनिक उपक्रम की सरकारी अंशधारिताओं को विनिवेश कर रहा है। सरकारी अंशधारितों के विनिवेश का अभिप्राय जो है सार्वजनिक उपक्रम में सरकार द्वारा आधारित अंशों को बाजार में बेच देना है ना। विनिवेश का कार्यक्रम जो 1991-92 में हुआ तथा 1995 में तथा सरकार जो 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी इक्विटी भाग का विनिवेश कर चुका है और इस तक सरकार इसकी अवधि के मध्य किए गए निवेशों के विभिन्न चक्रों के माध्यम से 10,915 करोड़ रुपए जुटा सकी है। मतलब इसको निजी क्षेत्र में देकर ये अंश जो है वित्तीय संस्थान म्यूचुअल फंडों निजी क्षेत्र के उद्यमों तथा सामान्य जनता में भी बेच दिए गए हैं। तो इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश कार्यक्रम के बारे में परामर्श देने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 1996 में विनियोग आयोग जो है का गठन किया गया। सरकार ने विनिवेश के बारे में परामर्श हेतु आयोग को 40 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संबोधित किया। सरकार अब विनिवेश आयोग जो होता है आपका की रिपोर्ट को क्रियान्वयन करने के लिए कदम उठा रही है। विनिवेश प्रक्रिया को द्रुतगामी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक पृथक मंत्रालय स्थापित कर दिया है। विनिवेश कार्यक्रम की पारदर्शिता को निष्पाद बनाने के लिए चुने गए सार्वजनिक उपक्रम के अंशों के विक्रय हेतु बोली आमंत्रित की जाती है तथा अंशों को उच्चतम बोली लगाने वालों को बेच दिया जाता है उसमें।
तो वर्ष 2001 के दौरान सरकारी उपक्रमों के अंशों के विनिवेश के माध्यम से जो है 1,869 करोड़ रुपए जुटा सकी, जबकि वर्ष 1999 और 2000 के दौरान 1,829 करोड़ लागत रुपये तथा वर्ष 1998 के दौरान 5,371 करोड़ रुपये जुटाया था। वर्ष 2001-2 के लिए निवेश का लक्ष्य 12,000 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया था। इस प्रकार बच्चों आपको जो दिया गया है में इसमें तो आगे जो है पढ़ेंगे विश्वव्यापी सार्वभौमिक उपक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में। ठीक है बच्चा, आज के लिए गुड डे जो है आपका।